हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर जो है आज एक नया चैप्टर क्लास 10th का देखने वाले हैं। इस चैप्टर का हमारा नाम है लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, लाइट एक्चुअल में होती क्या है, आज हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट एक्चुअल में क्या होती है और क्या मतलब इसका रीज़न होता है कि हम लोग इसको इतने ब्रॉडर वे में, इतने ब्रॉडर सेक्शन में पढ़ते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका डुअल नेचर शो करती है। एक नेचर इन द फॉर्म ऑफ योर वेव एंड एक नेचर इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स के नेचर हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे वेव के नेचर्स हो सकते हैं। सो दोनों नेचर में लाइट एग्जिस्ट करती है। अगर पार्टिकल की बात करें तो वो फोटॉन हो सकते हैं, और अगर वेव की बात करें तो वो वेव में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो यहीं से हमको समझ में आता है कि व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, कि लाइट एक ऐसी चीज़ है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि उसके बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, एवरीथिंग यू सी अराउंड अस, जो भी हम लोग चीज़ें देखते हैं वो क्यों देखते हैं, क्योंकि लाइट उन चीज़ों से रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आँखों पे आती है। जस्ट सपोज़ मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड तुम यहाँ पर तुम्हारी आँखें देख रही हैं। ठीक है, तुम्हारी आँखें यहाँ से देख रही हैं। सो क्या होता है उस कंडीशन में कि कहीं से मान लो कोई बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, हेयर इट इज़ अ बल्ब। तो उस बल्ब से लाइट एमिट हुई और एमिट होके इस ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके आँखों में गई, तभी तो आप उस चीज़ को देख पाओगे। वरना अगर लाइट नहीं होगी तो आप कैसे किसी चीज़ को देख पाओगे। इसीलिए इंटरस्टेलर स्पेस, जो कि वैक्यूम होता है आउटसाइड द अर्थ, उसमें किसी भी चीज़ को देखना इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर लाइट का कोई सोर्स ही नहीं है। और जब तक वहाँ पे लाइट का सोर्स होगा नहीं तो आप चीज़ों को देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, अब इसमें आवाज़ की अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस वीडियो में, तो वो इस वजह से है क्योंकि अभी बहुत ऑलरेडी रात हो चुकी है। इट इज़ 11:38। ठीक है, रात में, और हर कोई सो चुका है। सो मैं जग रहा हूँ सिर्फ इसी वीडियो को शूट करने के लिए, तो इसी वजह से आवाज़ थोड़ी सी धीमी रहेगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि कोई जगे। ठीक है, सो लेट्स फोकस अपॉन आवर स्टडीज़। ठीक है, तो अब हम लोगों ने लाइट का एक बेसिक आइडिया पढ़ लिया, लेकिन भैया एक चीज़ बताओ, लाइट का हमने ये आइडिया तो पढ़ लिया कि चलो ठीक है, लाइट इज़ एक ऐसी कोई चीज़ है जो कि दो नेचर में चलती है और एक जगह से दूसरी जगह मीडियम में ट्रेवल करती है, जिसके बिना हम देख नहीं सकते। ओके, लेकिन क्या हो अगर मैं ये भी बताऊं कि लाइट भी, जैसे आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा, मिरर एक होता है, मिरर एक होता है लेंस। तो आपने कभी भी अगर नोटिस किया होगा तो ये किया होगा कि जो मिरर होता है, मिरर से लाइट टकराने के बाद वापस आती है। अगर कभी आपने टॉर्च, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका रिस्ट वॉच, घड़ी जो होती है हाथ की, वो क्या होती है, वो एक रिफ्लेक्टर का काम करती है। कभी कभार जब गर्मियों में धूप में हम घड़ी को कैसे पॉइंट आउट करते हैं धूप के डायरेक्शन में, तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका एक सर्कल शेप में वो बन जाती है। या मैग्नीफाई ग्लास हो गया, तो दीज आर मैग्नीफाई ग्लास तो फ़िलहाल लेंस है। तो वो क्या करती है मैग्नीफाई ग्लास, तो मैग्नीफाई ग्लास क्या करती है, सन की जो बीम होती है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देती है, और उससे क्या होता है कि कुछ देर बाद वो पेपर जो सोर्स जहाँ पर आपने उसको कंसंट्रेट किया है, क्योंकि सन की बीम में बहुत एनर्जी होती है, ये भी पता है आपको, तो ये धीरे धीरे उस पेपर को जला देगी। सो यहाँ से हमें पता चल रही है दो चीज़ें। वो एक चीज़ क्या है कि लाइट एक बार तो टकरा के वापस आ रही है, और एक बार लाइट पार हो जा रही है, आर पार चली जा रही है। लेकिन जब आर पार जा रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है।
अब इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ। लेट मी रेज ऑल दिस स्टफ है तो क्लियर समझा पाऊँगा। नाउ अब सुनो ध्यान से। मान लो यहाँ पर मैंने एक मिरर लिया। लेट सपोज वी हैव आवर ब्यूटीफुल मिरर हियर। ठीक है, हमारा यहाँ पर मिरर है और कोई भी सोर्स है लाइट का। लेट सपोज यहाँ पर कोई एक सोर्स है। इस सोर्स से हमारी क्या होगी, कुछ लाइट एमिट होगी बिकॉज इट इज़ अ लाइट सोर्स। और यहाँ पे हमारे विजुअल की आँखें हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे। सो ये यहाँ पे टकराने के बाद लाइट गई और ये यहाँ से वापस गई। ठीक, अब तुम तो ये सोच रहे होगे भैया एक चीज़ बताइए, ये लाइट मिरर के पीछे क्यों नहीं जा पा रही है आर पार, वाई इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक। तो ये इस वजह से क्योंकि मिरर का एक सरफेस जो कि मैंने शेडी रीज़न से ये दिखाया है वो हमेशा ओपेक होता है। ओपेक मतलब देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरा दिखता है, ट्रांसलूसेंट थोड़ा बहुत दिखता है एंड ओपेक कुछ नहीं दिखता। तो ये ओपेक कवरिंग होती है सिल्वर की। ठीक है, इस पर कोटिंग होती है ऑरेंजिस या रेडिश कलर में। और उससे क्या होता है कि ये जब कवरिंग जो होती है ये प्रिवेंट करती है कि लाइट अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो दिस विल नॉट वर्क एज अ मिरर, दिस विल देन डेफिनेटली विल बी वर्किंग एज लेंस। ठीक है, वो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट जाएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। नाउ अब हम एक चीज़ इसमें भी देखते हैं। ठीक है, कि ओके उसको देखने से पहले मैं तुमको समझा देता हूँ उसका फिनोमेना जो भी मैंने लेंस का बताया। कि मान लो यहाँ पर हमारा ये एक लेंस है, मैग्नीफाइड ग्लास, एंड दिस इज़ द शीट ऑफ पेपर। ठीक, तो यहाँ से कुछ किरणें आएंगी सन की, ऐसे 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 एंड ऐसे। और उन सारी किरणों को ये एक पॉइंट पे क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ये देखो सारी किरणें आ रही हैं एंड उसको ये मैग्नीफाई ग्लास एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, कंसंट्रेट कर दे रहा है। तो आफ्टर सम टाइम हमको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर फायर यानी कि आग जलने लगेगी। ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पर जो लाइट जा रही थी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हुई है। एंगल इन द सेंस अगर मैं इन दोनों रेज यानी कि आई थिंक आई शुड टेक डिफरेंट कलर या सो यहाँ पर ये जो जा रही है ना ये वाली, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा एक मिनट, लेट मी ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, नाउ इट्स फाइन। सो क्या होगा, ब्लू वाली जो रे है और लेट मी टेक अनदर कलर ग्रीन लेट सपोज, और ये हो गई हमारी ग्रीन वाली रे। सो यहाँ पर जो ब्लू वाली रे है वो एक्चुअल में है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब जो इंसिडेंट होती है मिरर पे, यानी कि जो एक लाइट सोर्स से निकल के मिरर पे जाती है, दैट इज़ इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल। और इन दोनों के बीच में होती है हमारी एक लाइन एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री। ठीक है, ये मिरर के 90 डिग्री होती है भाई साहब, इसके 90 डिग्री नहीं होती, मतलब रेस के मिरर के 90 डिग्री होती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक, मॉडल से नॉर्मल। ठीक है, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल कहेंगे। और यहाँ पर लेट मी डिनोट एंगल्स। तो ये एक एंगल हो गया और इसको भी अलग कलर से दिखाऊंगा, और ये एक अलग एंगल हो गया। ठीक है, सो जो येलो वाला एंगल है वो किसके बीच में बन रहा है, लॉजिकली सोचो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ना, तो उसका नाम भी क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन रे के बीच में एंगल ऑफ क्या, वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
कभी कभार मैं भी मिस आउट कर जाता हूँ। ओके, एनी बेस। सो एंगल ऑफ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। एक होता है येलो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं, एंड वी हैव फ्रॉम ऑरेंज कलर एंगल आर। ठीक, दो एंगल होते हैं यहाँ पर। अब देखो, मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ है इसके लॉज जो इसको गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले मैं इरेज़र लेके लेंस वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यप, नाउ इट्स गुड। सो पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है, पहला लॉ वो कहता है, ठीक है, जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि ये जो तीनों रे हैं, तीनों, तीन दिख रही ना, एक एक क्या हो गई, एक हो गई आपकी इंसिडेंस, एक हो गया आपका नॉर्मल, और एक हो गया आपका रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तीन रे आपकी हो गई। तो ये तीनों रे एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि एक ही मिरर, मतलब जो एक ही प्लेन जो होगा, सरफेस, प्लेन इज़ नथिंग बट अ सरफेस जिस पे ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं। और आपको दिख ही रहा होगा कि ये पूरा जो पन्ना जिस पे मैं वाइट बोर्ड पे जिस पे बना रहा हूँ, तो ये पूरा ही एक प्लेन है और इसी प्लेन पर ही ये तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इस रूल का बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ सिग्निफिकेंस उतना नहीं है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में। और दूसरा जो रूल है उसका सिग्निफिकेंस ऑलरेडी बहुत है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, आई वुड रादर रिकमेंड। ठीक है, और वो रूल क्या है कि ऑलवेज़, हमेशा, कभी भी ये ज़िंदगी में गांठ बांध लो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी भी सरफेस से, चाहे वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे रेगुलर हो। रेगुलर में क्या होता है, लाइट रेज जाने के बाद एक ही पैटर्न फॉलो करती हैं, ठीक है, और इर्रेगुलर सरफेस से अलग अलग पैटर्न फॉलो करती हैं रिफ्लेक्शन का। लेकिन दोनों ही केस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों ही केस में जो सेकंड लॉ है वो हमेशा हमेशा फॉलो होगा इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन कवर करूँगा, अगला वीडियो वुड बी ऑन रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि हाउ रिफ्रैक्शन अकर्स। रिफ्लेक्शंस अभी, क्योंकि वास्ट टॉपिक है, अभी इसमें इमेज फॉर्मेशन भी आएंगी, चीज़ें भी आएंगी नई नई, तो दैट इज़ अ वास्ट टॉपिक। तो इसमें सिर्फ मैं रिफ्लेक्शन कवर करूँगा, रिफ्रैक्शन एक अलग टॉपिक में, पार्ट 2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि सेकेंड लॉ सेज दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट के टाइप में बना लो कि एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर no matter what type of reflection is going on. This law is universal and will be applied to every kind of surface and every kind of reflection, not refraction. ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग वर्ड हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड रिफ्रैक्शन का मतलब डेविएटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ थ्रू अ मीडियम। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन होता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इतनी पागलपंती बोल दी। ठीक, जस्ट किडिंग, इट्स नॉट पागलपंती। ठीक है, बट हाँ, थोड़ा सा बीच बीच में मजाक होना अच्छी चीज़ है। ठीक है, आई नो सिंस माई जोक्स आर सो लेम कि हंसी भी नहीं आ रही होगी, बट ठीक है। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये चीज़ इक्वल होती है, ठीक, और हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक, ये समझ में आया, 1 and 2 एंड एवरीथिंग की रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें चीज़ें कैसे क्या होती हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ मिरर, जिनसे अलग अलग तरीके की इमेज की फॉर्मेशन होगी। वो इमेज की फॉर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे होती है। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ आर प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन, इसमें राइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है,
ठीक है, बट ठीक है, ठीक है। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है भैया आपके घर का, लड़कियां इसे अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी, ठीक है। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ स्टीरियोटाइपनेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो इसमें क्या है देखो, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें आपकी इमेज हूबहू उतने ही शेप की, उतने ही साइज़ की, उतनी ही दूरी पर बन जाएगी। जैसे मैं इस मिरर को थोड़ा सा इधर बनाता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पर। और ये हो गया मान लो एक्सेस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया मिरर, ठीक। एंड ये हो गया यहाँ पर आपका मान लो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो इसकी इमेज भी यहीं पर बनेगी। मतलब ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये दोनों दूरी क्या होंगी, सेम होंगी, एल मान लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएवर इनका साइज़, मतलब इनका हाइट वाइट भी सेम होगी, साइज़ भी। मान लो ये एच हाइट का है और ये भी एच हाइट का है, ठीक है। ये भी सेम होगा, हूबहू एकदम बनेंगी, साइज़, शेप, लेंथ, किसी में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। पहली चीज़ तो ये बता दी। दूसरी चीज़, इमेज हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब होता है भैया, ये बता दीजिए। वर्चुअल इमेज का मतलब कि तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि इमेज बनी है हमारे पास में ही, लेकिन वो मिरर के अंदर बनती है। अब ये समझाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैं रे डायग्राम समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से एक रे गई, वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा पता है, इसमें यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई रे भेजी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे निकल जाएंगी, मतलब ये मिलेंगी नहीं। ये देखो ऐसे, ये पीछे कहीं नहीं मिलेंगी, यहाँ ये इधर ज़रूर मिल सकती हैं। इनको डॉटेड लाइन से जब मैं दिखाऊंगा तो ये पीछे कहीं मिल जाएंगी, ठीक। ये मैंने एक रफ़ डायग्राम लिया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो। एक्चुअल में स्केल से बनाओ तो बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो ये पीछे नहीं मिलती हैं, तो इनको मिरर के पीछे मिलाया जाता है डॉटेड लाइन से, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और क्योंकि वर्चुअल इमेज है, तो हमेशा जान लो कि जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हैं। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी तब भी इमेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। और यहाँ पर देख ही लो, इमेज मैंने उल्टी थोड़ी बनाई है, तो इमेज यहाँ पे उल्टी नहीं बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी प्लेन मिरर में। सो वी हैव वर्चुअल, वी हैव इरेक्ट इमेज, शेप, साइज़, दूरियाँ, सब कुछ सेम होगा। हाँ, एक चीज़ में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस होगा लैटरल इन्वर्जन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है, कभी गौर किया है वो उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि मिरर में अल्फ़ाबेट्स या कोई लिखी हुई चीज़ अपसाइड डाउन हो जाती है, लैटरल इन्वर्जन जिसे कहते हैं, उल्टा, ठीक। तो वो लैटरल इन्वर्जन होने के कारण ही प्लेन मिरर को काफ़ी जगहों पर रीडिंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे गाड़ियों का जो शीशा रहता है और जो एम्बुलेंस का शीशा रहता है, तो उसमें एम्बुलेंस में तो उल्टा लिखा है एम्बुलेंस, बट आपके शीशे में वो सीधा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि वो प्लेन मिरर जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक। भले ही हल्का सा बल्ज आउट रहता है, बट उतना चलता है, उतना वो प्लेन मिरर जैसे एक्ट करता है, तो आपको वो एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर सोचिए कहीं एम्बुलेंस उन्हीं लोगों ने सीधा लिखा होता और आपको उल्टा दिखाई देता, तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक। तो ये बात रही प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। जिसमें इमेज आपकी कैसे वर्चुअल इरेक्ट बनती है। और हाँ, वर्चुअल जो इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पर पा सकते हो, ठीक है। या हो सकता है मैं शायद उल्टा बोल दूँ, हाँ नहीं पा सकते हो,
ठीक है, आपको रियल इमेज मिल जाएगी बट वर्चुअल नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि ये पीछे बनती है बैक साइड पे, तो उसका मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो और उसमें देखे भी होगे प्लेन मिरर में अपने घर का जो शीशा होगा कि भैया तुम्हारी फ़ोटो तो से बन जा रही है, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो किसी और चीज़ पे तुम चाहो कि वैसी मिरर बना दे तो वो नहीं बना पाएगा, बिकॉज वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, एंड सेम साइज सेम लैटरल इन्वर्जन हो गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लेन मिरर के। मूविंग फॉरवर्ड वी वुड सी अनदर टाइप, क्या कौन सा टाइप है, अनदर टाइप आता है हमारे पास, सेकंड टाइप। अरे मेरा कलर कहाँ गया, मेरा कलर कहाँ गया, ये रहा। अरे भाई, अरे भाई, ये क्या हो गया, अरे यार आई हैवंट टेकन हाईलाइटर, आई हैवंट टेकन दिस। यस, अब ठीक है, ठीक है। तो इसमें भाई बहुत समझ के करना पड़ता है मुझे भी। ओके, सो सेकंड टाइप क्या है हमारा, सेकंड टाइप इज स्फेरिकल। मैं तो यही सोच रहा हूँ मेरी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे इस पर बन रही है, मतलब इतनी कबाड़ बननी चाहिए थी, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी एज वर्स्ट, एकदम घटिया राइटिंग। ठीक है, लेकिन ये उंगली से इतनी अच्छी बन रही है, पता नहीं कैसे, मतलब। ठीक है, तो भाई इसी बात पे एक लाइक सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, चलो मैं प्रमोशन नहीं करूँगा। सो दूसरी चीज़ क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो तरीके के मिरर होते हैं। अब कहोगे भैया ये क्या पागलपंती है, हैं। अभी आपने प्लेन मिरर से फुर्सत पाई, अभी स्फेरिकल में हम सोचे थे एक ही मिरर होगा, अभी दो कैसे आ गए। अरे बता रहा हूँ ना, स्फेयर क्या होता है भाई, स्फेयर होता है ये गोला, ये तो होता है स्फेयर। अब आप कह रहे हो कि भैया यही पढ़ाना था आपको तो रहने ही दिए होते, अरे सुनो तो ये स्फेरिकल जो मिरर होता है ना, इस स्फेयर को आप बीच से डिवाइड करो, सेंटर से, तो आपको क्या मिलेगा पता है, एक आपको मिलेगा ये वाला पार्ट और एक आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। ठीक, दो पार्ट मिलेंगे। चलो अब मैं इरेज करता हूँ। तो एक पार्ट आपको मिलना था कैसा, ऐसा पार्ट, और एक पार्ट कैसे मिला था, ऐसा पार्ट। समझ गए, ये दो पार्ट आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो, हाँ तो ये दो पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट में बाहर की तरफ क्या कर दो, शाइनी लगा दो, और एक में अंदर की तरफ शाइनी लगा दो, बस बन गए आपके दो मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आपके बन गए। एक में जिसमें बाहर शाइन रहती है उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव। क्या हम लोग कहते हैं, मुझे लगता नहीं, फाउंटेन नहीं, तो इसको, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव। भाई लग रहा है किसी ने नज़र लगा दी कसम से राइटिंग को। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है। अब पूछोगे भैया इसको याद कैसे करें, पता कैसे रहेगा, अरे बता रहा हूँ ना, सुनो। कॉनकेव का मतलब होता है केव, यानी कि गुफा। और ये गुफा क्या है, ये देखो गुफा जैसे बना नहीं हुआ है ये, अंदर को देखो ये, अंदर को, ठीक है, गुफा जैसा बना है। तो इससे आप लोग कॉनकेव याद कर सकते हो। एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को जैसे कि आप लोग याद कर सकते हो कि जैसे, मतलब जब कोई जिम जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने बाइसेप को फ्लेक्स करता है, फ्लेक्स, कॉन्वेक्स। और बाइसेप है तो इसीलिए बल्ज आउट होंगे बाहर, मतलब ये मेरा लॉजिक याद करने का। तो एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और इसके बाहर वाले से होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता ही है। ठीक, अब सुनो, प्रॉपर्टीज़ एक एक करके बताऊंगा प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को याद कर लो, वही चीज़ अप्लाई कर दो, इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा एक बहुत तगड़ा सिमुलेशन, तो सारी चीज़ें क्लियरिटी। सुनो ध्यान से, अभी हम लोग बात करने वाले कॉनकेव की, तो कॉनकेव कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे बनाओ एक एक्सिस, दिस एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल मैम वाली प्रिंसिपल नहीं,
यहाँ मेन जो होता है प्रिंसिपल, वो वाला मेन वाला एक्सेस, ठीक है, जिस पे सारा किया करा धरा होगा। इसका जो कर्वेचर होता है, जैसे ये भी तो एक ऐसे देखो स्फेयर का टूटा हुआ पार्ट है ना, ये इसे मैं डॉटेड लाइन से बनाया पूरा स्फेयर, तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट क्या होगा इसका, मान लो ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। ठीक, और सी, और फिर ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको अलग कलर से ले लो, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं पोल पी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल पी। और सी और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है जस्ट आधी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोकस, एस, जो कि आप लोग को करना है इस समय। ठीक है, तो फोकस हो गया, पोल हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ से एक बहुत प्यारी चीज़ निकल के आ रही है फॉर्मूला में कि 2f, 2 टाइम्स ऑफ फोकस लेंथ इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये फार्मूला ऑब्जर्वेशन स्किल पर बेस्ड है। मैंने भी बताया कि सेंटर और पोल के जो बीच की दूरी होगी वो f होगी, तो यानी कि c से f की दूरी और f से p की दूरी सेम होगी। तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि 2 इंटू एफ इंटू सी, अगर इन दोनों लेंथ को जोड़ दो तो ये c की पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अरे हमको यही डिस्टेंस तो चाहिए, ये डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगी, ये बीच वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ने से क्या मिल जाएगा, 2f इज इक्वल टू सी। ठीक, ये समझ में आया, ओके। नाउ लेट्स मेक अ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इस पे जो है चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक, एक जनरल केस बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, ये स्फेरिकल जो मिरर है कॉनकेव, ये क्योंकि अंदर की तरफ झुका हुआ है तो ये लाइट को भी एक जगह पॉइंट करेगा। देखो बता रहा हूँ कैसे, मान लो बीम आई, ऐसे आई, तो ये से टकराएंगी, ऐसे जाएंगी, फिर कुछ बीम आई, ऐसे टकराई, ऐसे गई, फिर कुछ बीम आई, ऐसे टकराई, ऐसे गई। ठीक है, फिर सिमिलरली नीचे से कुछ बीम आएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ बीम आई, ऐसे टकराएंगी, ऐसे जाएंगी। ये एक पॉइंट पे देखो हो रहा है ना, पॉइंट बन रहा है। तो ये इस पॉइंट पे, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मतलब यहीं पे ये सारी लाइट इमर्ज होती हैं आके, ठीक है, कन्वर्ज होती हैं। तो ये क्या करता है, स्फेरिकल मिरर इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, ये कन्वर्ज करता है, पॉइंट एक जगह पर ये लाता है लाइट को। ठीक है, तो ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। और कन्वर्जिंग मिरर है इसीलिए भैया लोगों, इसमें कैसी इमेज बनती है, इसमें आपकी बनेगी रियल इमेज, और रियल बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें बनती हैं। वर्चुअल का केस है वो एक्सेप्शन केस है, छठा केस है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, से कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, अभी मैं उससे दिखाऊंगा, मतलब सिमुलेशन से, तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ बढ़ते हैं, वो हो गया कौन सा, हमारा कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये बाहर वाला पोर्शन बल जाओ तो अब लोग जान ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, लाइट यहाँ से आएंगी और ये कन्वर्ज ना होकर डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक, इनको क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। तो ये आई, ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ये आई, ये डाइवर्ज हो गई, ये आई, ये डाइवर्ज हो गई। तो अब आप लोग कहोगे भैया ये तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं, तो इनसे इमेज कैसे बनेगी, भाई जब तक मिलेंगी नहीं तब तक इमेज बनेगी नहीं। तो इनको मिलाया जाता है पीछे, ऐसे ऐसे। ठीक, इनको सबको, ये थोड़ा सा गलत हो गया बीच वाला, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे आएगी,
और ये सीधी, ये अपने ही पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी फिर से ऐसे। तो ये क्या हो गया ऐसे, और ये कुछ ऐसे, और ये भी कुछ ऐसे। यहाँ पर एक पॉइंट पे ये सब मिलती हैं, तो यहीं पर एक पीछे की साइड में बनता है। अब मैंने पहले बताया कि अगर डॉटेड लाइन से इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, वो बच्चों होगी वर्चुअल, और वर्चुअल होगी तो कैसी होगी रेक्ट। ठीक है, वर्चुअल बनेगी रेक्ट बनेगी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इमेज हमको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी और रियल मिल जाती है। स्क्रीन पे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, डॉटेड लाइन से ऐसा लगता है कि इमेज बन रही है रियल टाइम में, लेकिन नहीं बनती। तो वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट सीधी बनती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सिमुलेशन इन दोनों मिरर्स का, जिससे कि आपको इमेज फॉर्मेशन की क्लैरिटी मिल जाएगी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे रखने पे। ऑलरेडी हमें लगता है 6 केस होते हैं। ठीक है, 6 केस होते हैं कॉनकेव में और 2 केस होते हैं तुम्हारे कॉन्वेक्स में। ठीक है, इसका जस्ट अगर ये दो आपने केस पढ़ लिए इन दोनों में, तो इन्हीं दोनों का जस्ट अपोजिट लेंस में चलेगा। तो अगर यहाँ पर आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी तो लेंस में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जस्ट यू नीड टू ड्रॉ दी डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग को वहाँ पे ले चलता हूँ साइट पे लैब सिमुलेटर की। ठीक है, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये फिट कोलोराडो की एक लैब सिमुलेशन की साइट है। ठीक है, जहाँ पर मैं आ गया हूँ आप लोग को सिमुलेशन दिखाने। सबसे पहले मैं एक एरो ले लेता हूँ। हाँ, अब सही है। तो यहाँ पर देख रहे होगे ये कॉनकेव मिरर मैंने लिया है। ठीक है, अभी कॉन्वेक्स भी ले लूँगा। प्लेन मिरर से पहले दिखा दूँ, देखिए ये प्लेन मिरर से आप देख रहे हैं एकदम पीछे ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का बन रहा है। और जैसे जैसे मैं इसकी डिस्टेंस आगे बढ़ाऊँगा, देखो एकदम सेम डिस्टेंस पे बनेगा हमेशा, सेम साइज़, सेम डिस्टेंस, एवरीथिंग सेम। ठीक दिख रहा होगा अच्छे से प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, ये देखो एकदम सेम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉनकेव की। ठीक है, इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेता हूँ जिससे कि अच्छा दिखे। तो कॉनकेव में देखो एक जगह एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है ना। और लेबलिंग भी कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। तो देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है एंड यहाँ पर हमारा पॉइंट फोकस है एफ, जहाँ पे समय इमेज रखी हो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसमें लिखा नहीं है बट क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है। और ऑप्टिकल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कुछ केस होते हैं। पहला केस तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया था, जो कि कैसे था कि जब पैरेलल बीम आएंगी तब क्या होगा। तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, उस पॉइंट का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पैरेलल बीम कहाँ से आएंगी? सन से, मान लीजिए एक इनफाइनाइट सोर्स से। ठीक है, वहाँ से आ रही है। ठीक, अब मान लीजिए हमने इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाया। मेरा मन था, मैंने ऑब्जेक्ट इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, होप सो कि आपको दिख रहा होगा ये, और थोड़ा सा इसकी लेंथ में बढ़ा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि बहुत इनफाइनाइट दूर से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ला के एक सर्टेन पोजीशन पे रख दिया बीच में। ठीक, कहीं भी रखो, ये कितना भी दूर चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो एक इन्फिनिटी से हमने ला के थोड़ी दूर पे उसको आगे ला के रख दिया। ठीक है, कि चलो ठीक है, मैं उसको आगे ला के थोड़ा सा रख दे रहा हूँ। मतलब इमेज फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट पोजीशन ऐसे आगे आगे बढ़ाते जाओ और देखते जाओ क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा सा और जूम आउट कर दूँ, तो मैंने वहाँ पर एकदम इन्फिनिटी से हल्का सा आगे ऑब्जेक्ट को रखा है। तो देखो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है दिख रही होगी आपको, ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है और इमेज की जो साइज़ है उसमें डिफरेंस आ गया है। ऑब्जेक्ट की साइज़ इतनी बड़ी है बट इमेज छोटी बनी है, यानी कि स्मॉल साइज्ड। इमेज कैसी बनी है आपकी? स्मॉल बनी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने सिमुलेशन करवाया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है
कि इमेज इज़ प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी, इमेज की प्लेसमेंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी से लेकर और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी हमने रख दिया है इमेज को, तो वो इमेज हमारी, ये मतलब इमेज कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रख दिया है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज़ बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, वहाँ पर अब देखो, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये यहाँ पर जहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट है वो जस्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पर है और फोकस देखना उसके बीच में बनेगी, देखो उसके जस्ट बीच में है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज फॉर्मेशन बन रही है जो कि छोटी है, प्लस ये रियल इमेज है, नीचे लिखा भी है रियल इमेज, और इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, देख सकते हो कैसे उल्टी बन रही है इमेज। ठीक है, दिख रहा है ना, इमेज एकदम अपोजिट बन रही है, छोटे साइज़ में है, रियल इमेज है और सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। ठीक, 4 पॉइंट हो गए कैरेक्टरिस्टिक के। अब मेरा मन नहीं माना, ठीक है, अब मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं, अब की बार ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और बढ़ाते 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 हम लोग ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थोड़ा सा और आगे, परफेक्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप लोग देखो, इमेज जो है और जो ऑब्जेक्ट है भैया, दोनों की लेंथ सेम हो गई है, दिख रहा है, दोनों की लेंथ सेम हो गई है, इमेज अब भी रियल है, अब भी इन्वर्टेड है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम हो गई है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी पॉइंट के नीचे, जस्ट उसी पॉइंट पर ही इमेज बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, दिख रहा होगा यहाँ पर। और इस कंडीशन में दोनों के साइज़ सेम होंगे, इमेज ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम होगा, और दूसरी चीज़ ये रियल इन्वर्टेड तो बननी बननी है, वो तो आपको दिख भी रहा है रियल इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब देखते हैं क्या होता है। तो तब ये देखो भाई साहब, तब ये ऑब्जेक्ट जाके हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, और इमेज देखो कितनी बड़ी इमेज बन रही है, देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये देखो कितनी बड़ी इमेज बन रही है, कितनी बड़ी इमेज है। और ये इमेज कहाँ बन रही है, ये दूर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो ये कहाँ बन रही है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज किसी एक पॉइंट पे बन रही है, और बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज कैसी होगी, दिस इमेज इज़ इनलार्ज्ड, यानी कि बड़ी इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से रियल इन्वर्टेड तो है ही, और कहाँ बन रही है, प्लेसमेंट इट इज़ बन रही है ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इन्फिनिटी के बीच में ये इमेज थोड़ी दूर बन रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ था आपका, ये देखो ये यहाँ पे, बट ये इमेज देखो कहाँ बन रही है, वहाँ जाके बन रही है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आता है भाई, अगला पॉइंट आता है हमारा फोकस का। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, अभी सेंटर कर्वेचर पे रख लिया, फिर सेंटर कर्वेचर फोकस के बीच में रख लिया, अब फोकस पे रखते हैं, रखो फोकस पे। तो देखो फोकस पे मैंने रखा, तो इसको थोड़ा सा और मैं वो करता हूँ। ठीक है, ये देखो फोकस पे रखने के बाद ही ऑब्जेक्ट से जो निकल रही है लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो कहीं मिल ही नहीं रही है भाई साहब, देख रहे हो, एकदम परफेक्टली पैरेलल लाइन जाती चली जा रही, जाती चली जा रही, जाती चली जा रही है, और इनको पीछे भी जब आप एक्सटेंड करोगे तो भी ये जाती चली जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं कहीं, तो ये कहीं मिल ही नहीं रही है, मतलब इनको मान सकते हो कि ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ठीक है, ये एक्चुअल मिल ही नहीं रही है। तो इस कंडीशन में जब ये इतनी दूर मिलेंगी इन्फिनिटी पे, तो इमेज बहुत बड़ी बनती है, हाईली इनलार्ज इमेज, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। ठीक, तो इतनी ज़्यादा बड़ी इमेज यहाँ पर बनेगी, इसी वजह से क्या होगा कि इसको हम लोग बहुत इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इमेज मानते हैं, जो कि कहीं इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं तो बनेगी। ठीक है, तो ये क्योंकि कहीं देखो, कहीं कहीं मिल नहीं है, ये एकदम पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कहीं मिलती नहीं। ठीक,
चलो ये भी आपको समझ में आ गया कि फोकस पे इमेज कैसे होगी, हाईली इनलार्ज होगी, रियल इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है। और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, एकदम अनंत पे बन रही है इमेज, ठीक। अब हम लोग का आखिरी केस है जो कि सबसे स्पेशल केस है, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का, वो है फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में मैंने जैसे रखा इसको, जैसे रखा ये देखो, दिख रहा है, तुरंत ही वर्चुअल इमेज बन गई। जब हम फोकस पे रखे थे तब इधर भी पैरेलल आ रही थी लाइनें, ये देखो इधर भी पैरेलल थी, लेकिन जैसे हमने फोकस और इसके पोल के हल्के से हम बीच में आए तो इमेज हमारी पीछे की साइड में मिलने लगी थी। आगे की साइड देखो, इस साइड तो नहीं मिलेगी क्योंकि इस साइड तो ये बढ़ती जा रही है इमेज के साइड, बट मिरर के पीछे इसको मिलाने पे एक पॉइंट पे ये मिल जा रही है और उसी पॉइंट पे हमारी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्पेशल केस है कॉनकेव का, जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है, और सीधी सी बात है बड़ी बन रही है इससे, तो बड़ी बनती है। बात करें इसकी पोजीशन की, तो पोजीशन इसकी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे बैक ऑफ द मिरर, यानी कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है वर्चुअल इमेज, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे 6 केसेस क्लियरिटी के साथ, पूरे अच्छे तरीके के साथ क्लियर हो गए होंगे। कोई भी इसमें शंका विशंका वाली बात होनी नहीं चाहिए यार, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे केस मैंने सिमुलेशन से आपको दिखा दिए। नाउ टॉकिंग अबाउट ये वाला केस कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में आपके 2 ही केस होते हैं जनरली, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, कहीं दूर रख दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट तुम्हारी वर्चुअल इमेज बननी है और इरेक्ट ही बननी है। इसको मैं कितनों पास ले आऊँ, ये देखो, ठीक है, और इसको बहुत दूर रखूँगा। तो सुनो, इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस तो जो कि मैंने पहले बताया था, इन्फिनिटी से बीम आएंगी। तो इन्फिनिटी से बीम आएंगी तो आप लोग देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जितना मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहा हूँ ना, इमेज उतनी फोकस के पास बन रही है, ये देखो, इसको इतना पीछे लगे फोकस के पास आ गई इमेज। तो इन्फिनिटी पे, एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे इमेज कॉन्वेक्स मिरर से फोकस पे बनती है, याद हो जाएगा। इन्फिनिटी पे जब भी रेज आती हैं कॉन्वेक्स से जब टकराती हैं तो वो फोकस पे जाके बनेगी। उसके बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो वो फोकस और पोल के बीच में, जो इधर वाला है, इस तरफ वाला नहीं, मतलब कौन सा साइड है ये, एक तरीके से राइट साइड, तो राइट साइड की तरफ जिधर वर्चुअल इमेज बन रही है उधर ये छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और फोकस और पोल के बीच में बनाएगा इमेज। और अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना देगा। बस यही 2 केस थे कॉन्वेक्स मिरर के, और 6 केस हो गए आपके कॉनकेव मिरर के, और प्लेन मिरर का भी मैंने सिमुलेशन दिखा दिया। तो ये पूरी टोटल गाथा थी किसकी, रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मिरर फार्मूला पे, जिससे कि आप लोग निकालोगे, ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वापस आ गए हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे जान ली, ठीक है, कि कैसे स्फेरिकल का क्या होता है, कैसे प्लेन मिरर का क्या होता है, वाया सिमुलेशन मैंने अच्छे से आप सभी को समझा दिया, ठीक है। आई होप सो कि समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर इरेज़र लेके मैं इस सबको इरेज करने के बाद आपको बताता हूँ 2 ऐसे फार्मूले, ठीक है, कि इनकी वजह से हम लोग फाइंड करते हैं चीज़ों को। लेकिन उससे पहले आपको समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन, जिस वजह से आप समझ पाएंगे कि कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, ठीक है। तो ये मान लो, एक मिनट को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ये मान लो आपका मिरर हो गया कॉनकेव, ये आपकी क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हो गया आपका पोल से सटा हुआ एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्स, दिस इज वाई एंड वाई डैश। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे भी, एक्सट्रीमली सॉरी, फ्लो में निकल गया। ये वाई है, ये वाई डैश, और ये एक्स है, और ये एक्स डैश, ठीक है। अब देखो, आपको पता है
ये चीज़ अच्छे से नहीं पता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाले जो क्वाड्रेंट होता है इसमें सब प्लस प्लस होता है, दोनों एक्सिस। इसमें एक्स वाली एक्सिस माइनस होती है और वाई वाली प्लस होती है। इसमें एक्स वाली वाई वाली दोनों माइनस होती हैं। इसमें एक्स वाली प्लस होती है और वाई वाली माइनस होती है। इतना तो पता ही है। अरे भाई, ये वाली जो एक्सिस है वाई की वो प्लस में है और ये वाली जो एक्सिस है एक्स की वो प्लस में है, और ये वाली जो एक्सिस है वाई की वो नेगेटिव में है और ये वाली जो एक्सिस है एक्स की वो नेगेटिव में है। इतना तो पता ही है। तो बस यही मेन चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यही मेन चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ठीक। मान लो यहाँ पर मैंने रखा क्या, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा और यहाँ कुछ इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है पता है? ये डिस्टेंस होती है डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की, ठीक। ये डिस्टेंस क्या होती है आपकी? डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? यू से, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस के, तो हमेशा यू क्या होता है? नेगेटिव। यू की वैल्यू नेगेटिव ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आप इधर नहीं ले सकते, ठीक है। स्क्रीन के पीछे थोड़ी लोगे, मिरर के सामने लोगे ना। तो मिरर के सामने जब आप लोगे तो उस कंडीशन में यू नेगेटिव होता है हमेशा। लेंस के भी केस में यही होता है, हम लोग उधर नहीं लेते। और ये जो डिस्टेंस है इमेज की मिरर से, पोल से, वो क्या होती है? वी, इमेज डिस्टेंस। तो वी आपका क्या हो सकता है? वी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कह रहे हो कि भैया इमेज तो इधर ही बनेगी, इधर इधर कैसे बनेगी इमेज? अरे बाबू, वर्चुअल में इधर भी तो बनती है। वर्चुअल जब केस होता है, पढ़ा होगा, तो उसमें इधर भी तो इमेज बनती है। अगर वर्चुअल केस हुआ तो ये यहाँ भी तो इमेज बनेगी। तो उस केस में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो होगा, तो ये इसके लिए पॉजिटिव होगा। और जब इधर की साइड बनेगी तो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वी हो गया आपका। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है आपकी यहाँ पर फोकल लेंथ, ठीक है। एफ, पोल से एफ की दूरी, वो क्या होती है? फोकल लेंथ। मान लो यहीं पर हमारी क्या है? एफ है, ठीक है। और यहाँ पर पी है, ठीक। तो जो ये दूरी है, ये दूरी आपकी कौन सी दूरी है? फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि इस मिरर के लिए ये फोकल लेंथ क्या है? माइनस एक्स एक्सिस पे है, तो इस मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आप कह रहे हो कि अरे भैया, फोकल लेंथ तो इधर ही ली जाएगी, इधर थोड़ी ना ली जाएगी मिरर के पीछे। बाबू सुनो, ये तो फोकल लेंथ आप इसमें बता रहे हो, ये फोकल लेंथ तो आप इसमें बता रहे हो ना, लेकिन लेंस के केस में तो आर पार जा सकता है। तब कौन सी फोकल लेंथ लोगे? तब फोकल लेंथ उधर ली जाती है जिधर इमेज बनती है। मान लो इधर वर्चुअल बन रही है तो आप इधर की फोकल लेंथ लोगे, वर्चुअल की, ना कि उधर की। तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इस एक्सिस पे आएगी फोकल लेंथ, वरना नेगेटिव ही रहेगी फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिसे मैंने आपको समझा दिया कि कौन सी वैल्यू कैसी। ये तो कॉनकेव मिरर का था, ऐसे ही कॉन्वेक्स का भी हो सकता है, ऐसे ही लेंस का भी हो सकता है। मतलब एक जनरल यही होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग फॉर्मूला होता है इमेज फॉर्मेशन का, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक। ये क्या हो गया आपका? मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला यहाँ से आपका निकलता है। तो यहाँ से आप अगर कोई भी अननोन वैल्यू, मान लो फोकल लेंथ दी है, इमेज की डिस्टेंस दी है, तो वी निकाल लो, या वी यू दिया है एफ निकाल लो। मतलब कुछ भी दो चीज़ें देंगी, तीसरी निकालनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर विद साइन रखना, जो भी वैल्यू रखना, इसलिए कार्टेशियन प्लेन समझाया। क्वेश्चन में साइन नहीं दिया होगा,
ये साइन आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि किधर इमेज बन रही है। अगर वर्चुअल बनेगी तो क्या वैल्यू होगी, रियल बनेगी तो कौन सी वैल्यू होगी, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यू की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव ही होती है, तो इसे तो हम नेगेटिव ही मान के चलेंगे। ठीक है, खेला खेलना है वी में और एफ में, समझ में आ गया, दो में ही खेला खेलना है। ठीक, एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला क्लैरिफाई कर लूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कि क्या है। तो ये होता है आपका हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी आपका प्लस या माइनस हो सकता है, क्यों कैसे होगा, क्योंकि इमेज उल्टी भी बनेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ इमेज ऐसे बनेगी तो मैग्नीफिकेशन आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर इमेज आपकी ऊपर ऐसे बन रही है तो ये हो सकता है प्लस आए। ठीक है, लेकिन ये तो एक वो जनरल चीज़ें थी कि ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में मैग्नीफिकेशन का प्लस माइनस से ये ऐसा संबंध नहीं है। ठीक है, कि आप हाइट ऑफ इमेज ऐसे निकाल लोगे, ऐसे नहीं, वो वाला काम नहीं है। अगर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 होगी तो आपका क्या होगा, मैग्नीफिकेशन 1 मतलब कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। समझ में आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। और पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने बता दिया कि हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड होगी तो ये मैग्नीफिकेशन माइनस में आएगा, अगर ऊपर को होगी वर्चुअल होगी तो मैग्नीफिकेशन प्लस आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, मैग्नीफिकेशन में जो वैल्यू होती है वो अगर 1 से छोटी आई, 1 से छोटी आई तो ये वाली भी जो वैल्यू होगी 1 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू छोटी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम आएगा और हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा आएगी मैग्नीफिकेशन अगर छोटा हुआ। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हुआ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, इमेज छोटी बनेगी। बस यही सिंपल सा आपको लॉजिक यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये दो बेसिक फार्मूले हो गए, कार्टेशियन आपके प्लेन्स हो गए। अब बात की जाए क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चंस के लिए यू कैन प्रेफर एस एल अरोड़ा। ठीक है, टेलीग्राम का मेरा चैनल है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो उस पर मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, तुम्हारी एस चांद भी मिल जाएगी, एस एल अरोड़ा भी मिल जाएगी। उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एच सी वर्मा के भी कर सकते हैं, एन सी आर टी तो मस्ट है, उसके करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन का बचता है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है, एप्लीकेशन। राइटिंग फिर से सुंदर हो गई, अब नज़र मत लगाना प्लीज़। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या होता है कि कॉनकेव का होते हैं सोलर कुकर, जैसे कि ये हैं कुकर ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका मिरर लगा हुआ है। ठीक, तो ये अंदर से क्या होता है, अंदर से ऐसे होता है, बल्ज आउट होता है, तो इसमें क्या होंगी, सूरज की किरणें ऐसे आएंगी और यहाँ पर ऐसे टकराएंगी। अरे यार, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होंगी तो हीट जनरेट होगी, तो सोलर कुकर अच्छे से काम करेगा, खाना बना देगा। दूसरा मैग्नीफाई ग्लास, वो तो बताया ही, पेपर जलाने के ही काम नहीं आता, उससे आप लेटर को बड़ा करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, और कॉनकेव का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कॉन्वेक्स, हाँ कॉनकेव का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कॉनकेव से क्या बनती है, इमेज अक्सर आप देखेंगे इमेज छोटी बन रही थी, कहीं कहीं बड़ी इमेज बन रही थी, कहीं कहीं छोटी बन रही थी। कॉन्वेक्स आपको एक वाइडर व्यू देता है, तो कॉन्वेक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के शीशों में, क्योंकि हमें सीधी इमेज चाहिए गाड़ी की, उल्टी इमेज चाहिए नहीं, तो शीशे में गाड़ी के जो साइड व्यूअर होता है, और हमको चाहिए रहता है डिस्टेंट व्यू, तो शॉप में, ठीक है, जो शॉप होती हैं उसमें भी ये लगाया जाता है, जिससे कि एक बड़ा व्यू मिले। और सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है टर्न्स पे, जैसे कि यहाँ पर एक टर्न है ऐसे, पहाड़ों पे अक्सर होता है, अगर गए होंगे तो, विज़िट किए होंगे तो आपको देखना होगा, ऐसे मान लो ऐसे टर्न है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये पूरा एक क्या है, पहाड़ है। ठीक,
तो इस यहाँ पर ऐसे एक शीशा लगा होता है ऐसे करके, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो वो क्या होगा, इधर का भी व्यू दिखाएगा और इधर का भी व्यू दिखाएगा। तो जो गाड़ी इस रास्ते से जो जा रही होगी वो क्या होगी, आराम से बिना ठोके इधर चली जाएगी। और ये हर टर्न पे होता है शीशा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन इसके समझ गए होंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। यहाँ पर हम लोग का रिफ्लेक्शन का टॉपिक होता है, एंड रिफ्रैक्शन का जो पार्ट 2 वीडियो होगा वो भी जल्द मैं भेज दूँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, गुड डे एंड जय हिंद, ठीक है। मुझको भी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, 12:30 बज गए, तो मैं भी जल्दी से जाता हूँ, ठीक है। चलो, जय हिंद एवरीवन।